हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, हार नहीं मानना है और लगातार अपने संघर्षों को आगे बढ़ाते जाना है, जिसका परिणाम हमें आने वाले परीक्षाओं में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम सीबीएसई 2020 का जो साइंस का जो आपका एग्जाम होना है 2021 में, जो ये सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग जो लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित जो सवाल है उस पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। रोज की तरह हम आज भी 5 सवाल पर ही डिस्कस करेंगे, डिटेल में उस पर बात करेंगे, और जो आपके सवाल होंगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगले दिन हम आपके सवाल को भी अपने इस चर्चा में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है मेंशन एनी पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, मेंशन एनी पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रैप्सिन। ठीक है, सवाल और जवाब आज रोज एक साथ आपके सामने आएगा। तो पेप्सिन और ट्रैप्सिन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, पेप्सिन और ट्रैप्सिन के बीच में जो अंतर होता है वो अंतर क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि पेप्सिन क्या है और ट्रैप्सिन क्या है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये लाइफ प्रोसेस जो आपका एक चैप्टर है साइंस का, उसका सवाल है। तो इसमें लिखा हुआ है पेप्सिन। तो पेप्सिन कहाँ पैदा होता है, तो पेप्सिन जो प्रोड्यूस होता है वो स्टोमच में होता है। स्टोमच में 3 चीज प्रोड्यूस होता है, लगे हाथ वो भी आप जान लीजिए, एक HCl, पेप्सिन और म्यूकस। 3 चीज जो होता है पेट में ही, स्टोमच में ही प्रोड्यूस होता है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कि पेप्सिन उस पर एक्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और जो एसिड से पेट को बचाता है उस लेयर का नाम होता है म्यूकस का लेयर। ठीक है, अच्छा, ये एक्ट एज एसिडिक मीडियम काम करता है, ये भी है। अच्छा, दूसरा ट्रैप्सिन है। ट्रैप्सिन क्या करता है, प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। सबसे मेन डिफरेंस, एक स्टोमच के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ट्रैप्सिन पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और एक्ट एज अ बेसिक मीडियम की तरह ये काम करता है। तो आपको ये पॉइंट को भी याद रखना है, और जब भी एग्जामिनेशन में आपसे डिफरेंस पूछे तो आप इसी प्रकार से टेबल बना के बीच से लाइन दे दीजिए, और एक तरफ पेप्सिन और एक तरफ ट्रैप्सिन को आप लिखिए, और उसके बारे में आप पॉइंट बना के डिफरेंस डालिए। ठीक है, मेंशन एनी वन बोला जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी आप एक दे दीजिएगा तो आपको उसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। तो एनी वन इन दिस टू, इस दो में से कोई एक डिफरेंस आपको इसमें डालना है। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा, एन एलिमेंट x हैव मास नंबर 35 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर। ठीक है, ऑफ x। ठीक है, देखिए x एक एलिमेंट है। ठीक है, आंसर भी आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप बिना आंसर देखे भी चाहे तो आप इसका आंसर कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप जरूर स्लाइड को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या मामला है। इसमें मास बता रहा है 35। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, एटॉमिक मास जो होता है, एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। ठीक है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो हल्का होता है, तो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलने के बाद एटॉमिक मास बनता है। तो मास नंबर जो है वो आपको 35 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है आपको, 18 दिया हुआ है। तो अगर हम मास नंबर में न्यूट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, मास नंबर में अगर न्यूट्रॉन को हम घटा देंगे तो हमको प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन हमको पता चल जाएगा। जब हमको प्रोटॉन पता चल जाएगा तो प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक जो आपका नंबर होता है उसके बराबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखिए एटॉमिक नंबर x, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ x इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ x माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम आपको बताया जिस प्रकार से एटॉमिक नंबर आपको कैसे निकालना है, आपको जो मास नंबर दिया है उसमें आप न्यूट्रॉन घटा दीजिए तो आपको प्रोटॉन निकल जाएगा। प्रोटॉन 17 होगा 35 में से 18 जाने के बाद, और जो आपका 17 बचा है ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा 17 क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो 17 जब जिसका क्लोरीन जो होता है उसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो पहले ऑर्बिट में, तो दूसरा में 8 और तीसरा में 7। ठीक है, तीसरे ऑर्बिट में 7 हो गया। तो इसका तो ग्रुप नंबर देखिए, आप देखिए यहां पर समझिए, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, ये आपको जानना है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको सुधार लीजिए, इसका जो ग्रुप नंबर होगा, ठीक है, ग्रुप वो कैमा ग्रुप में होगा, 17वां ग्रुप में होगा। क्यों होगा 17वां ग्रुप में, अगर इसके लास्ट में 8 होता तो ये 18वां ग्रुप में होता, ऑर्बिट फुलफिल हो जाता। अब अगर 7 है तो 18वां ग्रुप से पहले वाला ग्रुप कौन है, 17वां ग्रुप है, तो 17 हो जाएगा। अगर ये 8 की जगह पर 6 होता, ठीक है, 7 की जगह पे 8 के, अच्छा 7 की जगह पर ये 6 होता,
6 होता तो 17 से पहले वाला ग्रुप में 16वां में आ जाता, 5 होता तो उसके पहले वाला में आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा 2, 8 और 7 ये टोटल कितना टर्म आया? 2 पहला टर्म, 8 दूसरा टर्म और 7 तीसरा टर्म, 3 टर्म आया। तो नंबर ऑफ पीरियड नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो भी मिले, जो भी एलिमेंट मिले, क्लोरीन की जगह अगर ऑक्सीजन होता, ठीक है, अब आपको फिर से कंसीडर कराते, क्लोरीन की जगह पे अगर आपको ऑक्सीजन दे दिया गया होता तब आप उसको कैसे फाइंड करते? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो ऑक्सीजन का तो कितना होता है? 2। ठीक है, और आउटर ऑर्बिट में 6, 6 2 8 हो गया पूरा। अब आप देखिए इसमें कितना टर्म आया? 2 और 6, 2 ही टर्म आया, तो नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पीरियड यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ग्रुप कौन सा हो जाएगा? अगर 8 रहता तो 18वां ग्रुप हो जाता, 7 रहता तो 17वां ग्रुप हो जाता, 6 है तो ये 16वां ग्रुप, यानी कि ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे 18 और यही सवाल देकर पूछे, लेकिन इस टाइप का सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2017 के सैंपल पेपर में डाला गया सवाल था। ठीक है, और एग्जाम में भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। और इस चैप्टर से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो ये चैप्टर है, इससे कोई भी पार्ट को आपके लेटेस्ट सिलेबस में कट नहीं किया गया है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये पार्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में जो अंतर है ये आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, फिर देखिए डिफरेंस वाला सवाल है, और डिफरेंस वाला सवाल जो होता है उसमें हम लोग इसी प्रकार से टेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक मेंडलीव इधर लिख दिया और इधर मॉडर्न लिख दिया। अब डिपेंड करता है कि ये जो सवाल दिया हुआ है ये कितना नंबर का है। अगर ये सवाल 1 नंबर का है तो हम 1 डिफरेंस लिख के काम चलाएंगे, 2 नंबर का है तो 1 और 2 डिफरेंस लिखेंगे, और 3 नंबर का है तो हमको तीनों डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 से ज्यादा का इस तरह का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो हम 3 डिफरेंस लेके चल रहे हैं। जैसा हो, अगर 1 का हो तो आप 1 लिख दीजिएगा, 2 है तो 2 और 3 है तो तीनों लिखना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस क्या है मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पर बना हुआ है? वो एटॉमिक मास के आधार पर बना हुआ है, वो एटॉमिक मास के आधार पर बना हुआ है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर बना हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस मॉडर्न और मेंडलीव में। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप का पोजीशन डिफाइंड नहीं था। ठीक है, मतलब जो उसको पोजीशन को, आइसोटॉप के पोजीशन को जस्टिफाई वो नहीं कर पाया था। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, नो प्रॉब्लम, और आइसोटॉप को प्लेस कर दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के पोजीशन को भी जस्टिफाई करना मुश्किल था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसको जस्टिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब देखिएगा तो ये 3 डिफरेंस मॉडर्न और मेंडलीव में। ठीक है, अच्छा आपको यहां पर देखना है, सवाल में भले मेंडलीव और मॉडर्न दिया हुआ है, लेकिन ये आपको बताने के लिए है कि मॉडर्न, मेंडलीव, न्यूलैंड और डोवेनियर, जो ये 4 आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, ये चारों के बारे में आपको चारों का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, चारों का क्या विशेषता है, चारों का डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, और उसके बारे में डिटेल में एक बार आप अपने बुक में पढ़ लीजिए। इस चैप्टर से, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, इस चैप्टर से कोई भी पार्ट को कट नहीं किया गया है। अगला सवाल, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सवाल ऊपर है, नीचे आंसर है। ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड, एनोड, एनोड और कैथोड पर कौन सा गैस कलेक्ट होता है? व्हाई द वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड गैस एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन अदर। क्वेश्चन नंबर बी जो बता रहा है, और क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है कि अगर हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 को व्हाट हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड इन वाटर। ठीक है, अगर डाइल्यूट H2SO4 को अगर हम उसमें ऐड नहीं करेंगे तब क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम पानी का करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल देखिए, सबसे पहले क्या बता रहा है, नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो कैथोड है आपका, तो कैथोड पर आपका कौन सा गैस हो जाएगा कलेक्ट? हाइड्रोजन हो जाएगा। और एनोड पर कौन सा गैस कलेक्ट हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका दिया हुआ है पहला चैप्टर में, उससे ये सवाल है। पहला चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। 3 तरह से जो चीज डिकम्पोज होता है, एक तो होता है आपका लाइट के कारण डिकम्पोज, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज, और एक होता है हीट के कारण डिकम्पोज। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज कर रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, पानी को जो डिकम्पोज करने का जो है वो एक रिएक्शन है जो कि आपका पहले चैप्टर में दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक गैस जो होता है वो डबल क्यों हो जाता है दूसरा के मुकाबले? सिंपल सा बात है, हम H2O को सेपरेट कर रहे हैं। H2O का मतलब क्या है? पानी, पानी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल होता है,
ठीक है, फॉर्मूला में ही H2 है और O1 है, तो सिंपल सा बात है कि हाइड्रोजन जो कलेक्ट होगा वो ऑक्सीजन के मुकाबले दुगना कलेक्ट होगा। उसी को यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गैस विच इज कलेक्टेड इज डबल अमाउंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन। वो गैस कौन सा होगा जो डबल हो जाएगा, वो होगा हाइड्रोजन। क्यों होगा, दिस इज बिकॉज द वाटर कंटेंट 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन एलिमेंट का होता है एज कंपेयर टू 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द वॉल्यूम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल है, व्हाट हैपन H2SO4 इज नॉट एडेड इन वाटर। क्या होगा जब H2SO4 को हम पानी में नहीं मिलाएंगे। प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बात याद रखना है, जो प्योर वाटर होता है जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो जब हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, अगर नहीं डालेंगे तो ये क्या रहेगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रहेगा। अगला सवाल, ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ द फूड एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में अगर ह्यूमन बीइंग टॉप लेवल पर है, ठीक है, व्हाट्स कॉन्सिक्वेंसेस इन आवर बॉडी, इन ऑन द आवर बॉडी, क्या होगा हमारे बॉडी पर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग अगर टॉप लेवल को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, तो उसके शरीर पर कौन कौन सा असर होना है। ठीक है, तो देखिए 2 टर्म आता है, एक होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल मैक्सिमम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑकर बिकॉज द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बड़ा खतरनाक प्रोग्रामिंग है आदमी लोग का। ठीक है, तो क्या प्रोग्रामिंग है खतरनाक, खतरनाक प्रोग्रामिंग ये है कि जब भी हम लोग किसी चीज को खाते हैं, सपोज कि घास को खा लिया आपका अगर बकरी, ठीक है, बकरी खा लिया घास को, तो अगर घास में जो केमिकल्स होगा, जो फर्टिलाइजर होगा, ठीक है, वो उसका बड़ा अमाउंट जो है उस बकरी के शरीर में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है एनर्जी का, वो एनर्जी मात्र 10% उसके शरीर में रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर बकरी को कोई दूसरा आदमी खा ले, ठीक है, पहले तो घास को बकरी खाया तो बकरी के शरीर में एनर्जी भी पहुंचा और बकरी के शरीर में उस घास में मौजूद सारा केमिकल्स भी पहुंचा। अब समझिए, बकरी के शरीर में दोनों चीज पहुंचा, चूंकि घास को खाया, घास में केमिकल भी था और घास में एनर्जी भी था, दोनों चीज बकरी के शरीर में है। अब बकरी को कोई दूसरा जानवर खा लिया, दूसरा जानवर में कोई आदमी खा लिया या कोई जानवर खा लिया, ठीक है, कोई भी जानवर खा लिया उस बकरी को, तो क्या होगा, उस बकरी से जो केमिकल्स होगा उस जानवर के शरीर में 100% ट्रांसफर हो जाएगा, लगभग 90%, लगभग कभी तो पूरा लगभग। कौन सा चीज, हानिकारक चीज, लेकिन जो लाभदायक एनर्जी है वो कितना ट्रांसफर होगा, मात्र 10% ट्रांसफर होगा। यानी कि हानिकारक चीज पूरा पहुंचेगा और लाभदायक जो एनर्जी है वो मात्र 10% पहुंचेगा अगले ट्रॉपिक लेवल में। तो इससे क्या होगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे शरीर पर। और ये 2 चीज हमारे शरीर में होगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स है उसका हमारे शरीर में लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 10% जो है प्रीवियस से, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है वो मात्र वो 10% ही ट्रांसफर होकर हमारे शरीर तक पहुंचेगा। ये आज का 5 सवाल था जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपका भी सवाल आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जो भी सवाल आपको मिलता है, साइंस में चैप्टर पढ़िए, कोई भी सवाल में, कोई भी टॉपिक में कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सवाल को अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में कंसिडर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी छात्र जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।